अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तो बरतानवी अदालत ने शरीफ खानदान को मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज इसी हवाले से जब प्रेस ब्रीफिंग की है शहजाद अकबर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ पर लंदन में कोई केस ही नहीं, फिर वो सुरखरू कैसे हो गए। तो दूसरी तरफ जी जहां ये बात हुई, वहीं अता तारर ने मुशीर एहतसाब के दफ्तर से एनसीए को लिखा गया खत भी जारी कर दिया गया कि अगर कोई नहीं था केस, तो फिर ये ख़त एनसीए ने किस तरह लिखा है। तो ये एक मरतबा फिर सारे मामलात इस हवाले से शुरू हो गए जैसे ही शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आती है कि बरतानवी अदालत ने शरीफ खानदान को बहुत सारी सरगर्मियों के इल्ज़ाम के हवाले से मुस्तरद करके और उनको जो है वो सबूत नहीं ना मिलने पर, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के खिलाफ के मामले पर उन सबूत ना मिलने पर उनको बेगुनाह साबित कर दिया। बहरहाल ये क्या मामला ऐसा ही है या शहजाद अकबर जैसे कह रहे हैं कि जी मुकदमा जो है वो सुलेमान शहबाज पर था, हुक्म भी सुलेमान से मुतालिक था, वो एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है वो कुछ और कह रही है, नून लीग, यानी कि ये सारे मामलात हैं। तो दूसरी तरफ वाज चौधरी साहब बल्दियाती इलेक्शन ना कराना पीटीआई हुकूमत की गलती करार देते हैं और बहुत बड़ी गलती करार देते हैं और इस बात को बरमला इकरार कर रहे हैं, इस बात का मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और उन्होंने इस बात को कर लिया है। तीसरी तरफ हम ये देखते हैं नाजरीन के चीफ जस्टिस एक मरतबा फिर बरहमी का इजहार, सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों की 30,000 खाली नशस्तों पर बरहमी का इजहार किया है। इसके अलावा जो रहीम यार खान मंदिर हमले से मुतालिक खुद नोटिस है उस पर भी आज कहा है, और भी बहुत सारे जो मामूलात हैं गवर्नेंस के, उसके ऊपर चीफ जस्टिस फिर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। ये वही अदालतें हैं जिसके ऊपर जब माजी में अपोजिशन में होती थी हुकूमत, तो कहते थे कि अगर गवर्नेंस के मामले पे कोर्ट से कोई रिमार्क से जजमेंट आता है तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है हुकूमत, मौजूदा हुकूमत पे। तो क्या इस वक्त भी ऐसे ही है? इस सारे मामलों पे जी आज बात करेंगे। सबसे पहले जी स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अकरम चीमा साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको खुशामदीद कहूँगी। साथ ही मुझे ज्वाइन करेंगे सेनेटर राना मकबूल साहब मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं वो मुझे, साथ ही पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब जो कि पंजाब के प्रेसिडेंट भी पीपल्स पार्टी के और पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली के अंदर। तो आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले मैं अकरम चीमा साहब की तरफ जाती हूँ। अकरम चीमा साहब, एक तरफ तो बरतानवी अदालत कहती है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है शरीफ खानदान की, जिसके ऊपर बेस बना के पूरी सियासत की गई, माजी में इलेक्शन इस पर लड़ा गया, वो नाअहल भी हो गए पाकिस्तानी कोर्ट से। तो दूसरी तरफ शहजाद अकबर साहब कुछ और कह रहे हैं। अता तारर साहब ने जो शहजाद अकबर साहब ने कहा उस हवाले से एनसीए को जो लिखा गया खत है वो भी जारी कर दिया है आज कि अगर केस नहीं था कोई तो फिर एनसीए को खत कैसे लिखा गया। आखिरकार माजरा क्या है? फिर ये आपसी लड़ाई एक मरतबा फिर करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिदा, ये जिस केस का ये बड़े आज इन्होंने शोर मचाया हुआ है कि जी हम बरी हो गए, हम साफ सुथरे साबित हो गए, हम ये हमारा पूरा ख़ानदान ये हो गया। और भाई पूरे ख़ानदान के ऊपर तो कोई वहाँ पर केस ही नहीं था। ये तो सलमान शहबाज के सिर्फ 2 अकाउंट के फ्रीजिंग का मसला था और उसको उसके ऊपर उनका फैसला आया। और जिस ये कॉपी दिखा रहे हैं कि जी इन्होंने खत लिखा, भाई वो तो उस खत का जवाब है जो उनकी एजेंसी ने यहाँ पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज को लिखा था और उसका जवाब हमने दिया था। ये वो लहरा लहरा के दिखा रहे हैं और उसको जरा पूरे तरीके से एक्सपोज करें तो मेरा ख्याल है खुद ही इनका बयानिया धड़ाम करके नीचे आ जाएगा। अच्छा, इस तरह की कोई इसके अंदर सदाकत नहीं है। ये सिर्फ जो है ना ढोल पीट रहे हैं कि हम बरी हो गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। उस करप्शन के केसेस से तो इनका ताल्लुक ही नहीं है। करप्शन के केसेस से तो आज तक ये भाग रहे हैं, किसी अदालत के अंदर आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई रसीद आज तक ये पेश नहीं कर सके, तो कहाँ से ये बरी हो गए। अच्छा, चलिए मैं सेंटर राना मकबूल साहब की तरफ भी जाती हूँ। सेंटर राना मकबूल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, कम कम आ रही है। अच्छा ठीक है। सेंटर राना मकबूल साहब बताइएगा, जैसे कि अब ये बात सामने आई है कि एक तरफ जो हुकूमत कह रही है कि जी वो 2 केसेस सिर्फ सलमान शहबाज से मुतालिक थे और बाकी उसमें कोई इतनी सदाकत नहीं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक या करप्शन से मुतालिक हो। उसके मुतालिक जो केसेस हैं आप लोग उससे भाग रहे हैं। आज शहजाद अकबर साहब ने भी यही कहा है कि जी मुकदमा सुलेमान शहबाज पर था, हुक्म भी उन्हीं से मुतालिक आया है,
बरतानवी अदालत ने अकाउंट बहाली का ऑर्डर दिया है, तो इस पे मिठाइयाँ खाने वालों को एक तरफ फरोख कबीर साहब भी कह रहे थे कि रोने धोने का वक्त शुरू हो गया है। क्या वाकई ऐसा ही है जो हुकूमत कह रही है, जो हुकूमत का मौकिफ है? और अकरम चीमा साहब ने भी अभी जिस तरह से कहा। अकरम चीमा साहब की गुफ्तगू मैं नहीं सुन सका, आवाज नहीं आई, लेकिन मैं कोई इसकी लीगल पोजीशन जरूर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आवाज ग्रेट नहीं आ रही। ब्रिटेन में दो लॉज मुझे हैं। आवाज नहीं आ रही है एक उनका राना मकबूल साहब आवाज नहीं की। आ रही जी, आवाज नहीं आ रही। सो विल गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर। वेलकम बैक नाजरीन। मैं जाऊंगी मूविंग टुवर्ड्स, मुझे सबसे पहले जाना है सेंटर राना मकबूल साहब की तरफ। सेंटर राना मकबूल साहब, आप फरमा रहे थे, मैं चाहूंगी कि दोबारा अपना स्टांस दे दें। जिस तरह से अकरम चीमा साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि शहजाद अकबर साहब कह रहे, हुकूमत का जो मौकिफ है वो ये है कि सलमान शहबाज साहब के हवाले से खाली ये मामला था केस का, लेकिन आप लोग इसको शहबाज शरीफ साहब से मंसूब कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जी थैंक गॉड, दिस गुड न्यूज़ कि आपका ये कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर हो गया। मैं वी आर सॉरी फॉर द इस इनकन्वीनियंस। लीगल एस्पेक्ट आपके जी खिदमत में पेश करता हूँ। जी जी दो लॉ दो मेन लॉज हैं यूके के। एक 2005 का है, जिसमें वो देखते हैं कि ये जो एसेट है या मनी है, इज इट आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और नॉट। और दूसरा वो देखते हैं कि ये किस तरह, जो 2017 का उनका है एक्ट, उसमें देखते हैं इल गॉटन के है कि नहीं। ये दोनों इश्यूज में, दोनों लॉस के तहत उन्होंने प्रूव किया। सबसे जो मेन क्रक्स है इस मैटर का, जो शहबाज साहब के ऊपर इल्जाम हैं कि जितनी प्रॉपर्टी है उनके बेटों की, ये उनकी है, शहबाज साहब की, ये बेनामी प्रॉपर्टी है। सही। सो ये बेनामी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिगेशन हुई है, और ये भी देखा गया कि ये जो मनी है, क्या ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, सही। क्या ये इल गॉटन है। ये तीनों चीजें जो हैं वो प्रूव नहीं हुई। तो इसलिए नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये रिपोर्ट कोर्ट को पेश कर दी, और कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर करके उनके पैसे, बाय डिक्लेयरिंग इट लेजिटिमेट मनी, उन्होंने उनको जो है वो अनफ्रीज कर दिया, वागुजार कर दिया। इसके सारे के सारे जो है रेमिफिकेशंस और एक से इफेक्ट जो है वो शहबाज साहब के ऊपर ही मुरतब होते हैं। अगर गवर्नमेंट वो ये लिख देते हैं कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और इल गॉटन है, और शहबाज साहब जो है बेनामी इसमें हैं, तो फिर तो इट वाज स्टेट वेरी स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट हिम। सही। अब इसके रिवर्स हो गया है। अब इसको रिपेयर करना, और दूसरी बात यह है कि आपके सामने ये एविडेंस आई होगी कि सारे के सारे चार्जेस जो हैं शहबाज साहब के बारे में दिए हैं हमारी एजेंसीज ने और हमारी गवर्नमेंट ने, और राइट। मुख्तलिफ जो सब दिए हैं, सबको ऊपर प्रूव किया गया है। सही। इसलिए बात अभी बनती नहीं है। अब जो लॉयर्स हैं सीनियर, जो मैंने भी देखा है, आज़म नज़ीर तारड़ वगैरह, जो कह रहे हैं जी कि इसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होंगी इन पाकिस्तान, क्योंकि वो सारे की सारी एविडेंस ला के यहाँ पेश करेंगे ठीक है। जहाँ जो उन्होंने एग्जामिन की है, और दैट्स ए रेलेवेंट एविडेंस, उसको कैसे रिबट किया जाएगा। इसलिए इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा इनको सीरियस भी नहीं होना चाहिए, परेशान भी नहीं होना चाहिए। अगर केस बनता है तो बनाएं, अगर नहीं बनता तो फिर तगाने बनाना है। कोई जरूरी है ये कि केस जरूरी बनाना? आप अपनी पॉलिटिक्स करें, हाँ। कौम की खदमत और कोई डेवलपमेंट के काम, कोई गरीबों के लिए रुल गए हैं गरीब, वो करें, उनको आटा मुहैया करें, उनको चीनी मुहैया करें, उनको दवाई मुहैया करें। ये काम है, ये किस काम में पड़े हुए हैं। सही। इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज जो कहते हैं कि वाइल्ड गूस चेस, दे शुड डू समथिंग सब्सटेंशियल इन द सर्विस ऑफ द पीपल। टाइम अपना जाया उन्होंने कर लिया है, 3.25 साल, बाकी साल 1.5 साल भी जाया कर लेंगे, और अगर यही काम चलता रहा। ओके। जनाब 3.25 साल जाया हो गए हैं और करना चाहिए। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स सैयद हसन मुर्तजा साहब की तरफ भी जाती हूँ मैं। सैयद हसन मुर्तजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिनेरियो को कैसे समझती है? जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन में मुकाबला फिर हुकूमत हमें नजर आ रहा है, और इस सारे मामले में आप कैसे देख रहे हैं? जी हसन साहब, आपको आवाज आ रही है?
अच्छा, शायद हसन साहब को आवाज आ रही। मैं चले अकरम चीमा साहब की तरफ वापस जाती हूँ। अकरम चीमा साहब, जो स्टेटमेंट दिया है सेंटर राना मकबूल साहब ने, और जो विद द लॉज वो बता रहे हैं, जो रिबटल्स वो दे रहे हैं इस हवाले से और लॉज को मद्देनजर रखते हुए, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं खासतौर पे इस सारे मामले में तो शहबाज शरीफ साहब का ही होता है और आप लोगों को हुकूमती गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए, वो कह रहे हैं। राणा साहब तो बिल्कुल ही एक अपोजिट बात कर रहे हैं। देखिए, ये ना तो शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई तहकीकात थी, ना ही कोई उनकी बेनामी प्रॉपर्टीज के बारे में तहकीकात थी। ये तो एक सिंपल अकाउंट के अंदर सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन की एनसीए तहकीकात कर रहा था। ये उस चीज का फैसला आया। इसके अलावा इसके अंदर कोई ना तो प्रॉपर्टीज का कोई जिक्र है और ना ही कोई और केस था। ये तो सिर्फ सलमान शहबाज के अकाउंट में सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन का केस था, जिसके बारे में उन्होंने हमारे इदारों को लिखा, और जो लेटर बार बार दिखा रहे हैं वो उसी चीज का जवाब है। जो लेटर ये बार बार मीडिया के ऊपर दिखा रहे हैं वो लेटर एनसीए ने लिखा था पाकिस्तानी अथॉरिटीज को, और जो जवाब हमने दिया ये उसी को बार बार कोट कर रहे हैं कि जी देखें जैसे वो केस हमने दायर करवाया था। भाई वो तो सिर्फ एनसीए 2 ट्रांजैक्शन के बारे के अंदर जो है वो तहकीकात कर रहा था, उसका फैसला है। जिसको ये बता रहे हैं कि जी हमारी प्रॉपर्टीज भी सारी फेयर हो गई, हमारा ये भी फेयर हो गया, हमारा वो भी फेयर हो गया। ओ भाई, या तो आज आप तक एक रसीद नहीं पेश कर सके किसी अदालत के अंदर, एक केस के अंदर भी कर सके। अभी राणा साहब तो फरमा रहे थे कि जी वहां से जो फैसला आया उसकी रोशनी में अब तो यहाँ के भी सारे केस खत्म हो जाने चाहिए और ये भी हो जाना चाहिए और वो भी हो जाना चाहिए। आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी सब्र करें। तो आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन और जो वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस, इस सारे मामले को आप लोग इतना ज्यादा उठा क्यों रहे हैं? जब आप लोग समझ रहे हैं खास तौर पे, तो आप लोग को गवर्नेंस के मामलात पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। देखिए, उबाल तो इनको आया हुआ है कल से। इनका लोअर लीडरशिप से लेकर अपर लीडरशिप तक कोई एक बंदा नहीं है जो ये ढोल पीटता हुआ मीडिया पे आपको नजर नहीं आएगा। आज के कल से जब से ये आया एनसीए की एक वो नहीं, वो हुकूमत से वो कह रहे हैं ना, शहजाद अकबर साहब आज आ गए, हर तो बंदा इसके ऊपर ढोल पीट रहा है और शादियाने बजाए जा रहे हैं। और भाई यहाँ की अदालतों को तो जवाब दे दो। यहाँ की अदालतों को तो आज तक एक रसीद नहीं पेश कर सके। कोई भी सवाल करते हैं वो अब्बा जी से पूछते हैं, अब्बा जी कहते हैं जी बेटे बताएंगे, बेटों से पूछते हैं वो कहती हैं अम्मा बताएंगी। हमें तो इस चक्कर में उलझाया हुआ है पाकिस्तानी कौम को। मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी अदालतों को जवाब दें, फिर पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। सेंटर राना मकबूल साहब ऐसे ही है। को आप बेवकूफ बनाने का दौर नहीं है, ये मीडिया का दौर है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा अल्लाह ने चाहा तो। चौधरी अकरम चीमा साहब की खिदमत में मैं नहायत अदब से गुजारिश करता हूँ हाँ। कि जो अमाउंट वहाँ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और उससे लिंक्ड जो है एसेट उसकी हुई है, आप मुझे बताएं अगर ये वाकई ऐसे ही हैं जैसे कहा जा रहा है, तो उस अमाउंट को लेजिटिमेट क्यों डिक्लेयर कर दिया गया है? क्या उसने कोई खड़ी लगाई हुई थी सलमान ने, शहबाज ने, जिसकी इनकम वहाँ वो इकट्ठी की हुई थी और उन्होंने उस कारखाने में जाके देख लिया कि वहां से इनकम आई है? इसका मतलब ये है कि जो 2 फैक्टर्स हैं वो नहीं प्रूव हुए, नीदर इट वाज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नॉर इट वाज इल गॉटन वेल्थ, इसलिए उन्होंने इसको लेजिटिमेट डिक्लेयर कर किया कि ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट नहीं है जिनके ऊपर इतने इल्जाम लगाए गए हैं कि, और जो कहते हैं कि ये जितना पैसा उसका है उसके बेटे का सलमान शहबाज का, सारा शहबाज शरीफ साहब का है, यही कहा जा रहा है ना। तो ये तो अब साबित नहीं हुआ, तो फिर ये क्या इसकी कोई उनको पुश नहीं मिलेगी? क्या इनके वकला वो सारा मटेरियल यहाँ लेके नहीं आएंगे? क्या आप बताएं जी कैसे? आप अगर ठीक है इनके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है तो कोर्ट ऑफ लॉ में तो लगे हुए हैं, वो इससे रुक होना जाना है। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो जुडिशियल साइड पे हुई है और क्राइम एजेंसी जो है उसने किया, फिर कोर्ट ने उसको स्टैंप किया है कि ये बात दुरुस्त है, इसलिए तो उनका इतना पैसा जो है अनफ्रीज हुआ और लेजिटिमेट डिक्लेयर किया जाए। इसको जरा बिटवीन द लाइंस देखें ना, समझने की कोशिश करें कि जिनके ऊपर इतना इल्जाम था कि हर चीज जो है वो हलाल की नहीं है, तो उसमें जो पोर्शन हलाल का निकला है, इसका मतलब ये इसका इम्प्लीकेशन बाकी एविडेंस के ऊपर भी होंगे। ये सीधी सी अंडरस्टैंडेबल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है।
अच्छा अच्छा, चले ये तो एक मामला है सारा कि हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ एक और चीज जो कि हुकूमत की तरफ से, मैं अपने दूसरे मौजू के हवाले से भी थोड़ी सी बात करूं, वो ये कि फवाद चौधरी साहब ने, जैसे कि हमने देखा है इकरम चीमा साहब के, उन्होंने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन ना कराना पीटीआई हुकूमत की गलती है और गलती कबूल कर ली है उन्होंने जिस तरह से। अब सवाल है कि बल्दियाती इलेक्शन की मुद्दत सिंध गवर्नमेंट भी कहती है कि देखिए हमने यहाँ टर्म्स पूरी कराए, पंजाब में और दीगर जगहों पे तो ऐसा नहीं हुआ और इलेक्शंस भी नहीं हो रहा है। ये क्या वजूहात है? क्या वाकई ये सबसे बड़ा डेंट पड़ेगा हुकूमत को इस मामले से कि अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन देते? क्योंकि आप लोग सबसे पहले ये कहते थे कि निचली सतह तक एम्पावर करने की जरूरत है, लोगों को राइट्स देने की जरूरत है। जी देखिए फवाद साहब ने बिल्कुल सही बात की है। हाँ। कोई भी और मुझे मैं बात करूं जी या नहीं चीमा नहीं, मैं साहब पहले करेंगे? अकरम चीमा साहब से पूछ रही हूँ, हुकूमत का मौकिफ ले लूं फिर आपकी तरफ आ रही हूँ राणा साहब। जी जी जी। देखें, एज ए सियासी कारकुन तो मैं इस चीज से सरीहन इनकार नहीं कर सकता कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए और हर सूबे के अंदर होने चाहिए। मैं यहाँ पर, अगर मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से है या मेरा ताल्लुक कराची से है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ सिंध हुकूमत ही जिम्मेदार है इसकी इलेक्शन ना कराने की। मैं समझता हूँ कि केपी की हुकूमत भी जिम्मेदार है, पंजाब की हुकूमत भी जिम्मेदार है और फवाद चौधरी साहब ने ये बात कैटेगोरिकली तस्लीम की और एज ए सियासी कारकुन मैं भी तस्लीम करता हूँ इसको। देखिए, ये सियासी प्रोसेस का हिस्सा है। जिस वक्त हम बात करते हैं 18वीं तरमीम के बाद के जी लोअर लेवल तक इख्तियारात आने चाहिए, लोअर लेवल तक इख्तियारात कैसे आएंगे? लोअर लेवल तक इख्तियारात ऐसे ही आएंगे कि जब बल्दियाती इलेक्शन हो, बल्दियाती बॉडीज मौजूद हों, वो आवाम को सर्व करें। तो मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए फवाद चौधरी साहब के बयान को। और फौरी तौर पे मैं अपनी हुकूमत से भी ये तवक्को करूंगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। राना साहब आपकी तरफ आऊंगी। बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, हुकूमत कह रही है और एक्सेप्ट कर रही है अपनी गलती। चले इस पे तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना ऑपोजिशन को कि हुकूमत अपनी गलती की इतराफ करती है कहीं ना कहीं, जहां वो समझते हैं कि जी हम गलत हैं। हाँ जी, लेकिन बहुत ज्यादा देर कर दी। बात असूली तौर पे तो फवाद की दुरुस्त है और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है वही तो डेमोक्रेसी होती है। तो लेकिन एक मसला ये है कि फवाद साहब के कहने के बावजूद मैं नहीं समझता ये होगी। उसकी वजह है कि ग्रास रूट लेवल पे पार्टी ने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं पीटीआई की बात करता हूँ। अच्छा। उसकी वजह जो है प्राइस हाइक है, गुर्बत है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और बाकी जो डिसऑर्डर है। आप देखते हैं हर घर में एक रोना है। घी वो नहीं खरीद सकता, सब्जी वो नहीं खरीद सकता, दाल वो नहीं खरीद सकता, बच्चों के स्कूल की फीस वो नहीं दे सकता, बिजली का बिल वो नहीं दे सकता, दवाइयाँ बुजुर्गों के लिए वो नहीं खरीद सकते। वो एक क़यामत है, एक क़यामत है। इतनी बड़ी क़यामत तो शायद हमने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखी है कि कोई चीज मैनेज नहीं हो रही। बेसिकली जो मेरा व्यू है ना, मैं कोई किसी के खिलाफ जाती तौर पे नहीं हूँ, लेकिन मेरा व्यू ये है कि हमारे जो दोस्त हैं ये बिल्कुल दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बात कर देना, थियरीज दे देना, आइडियोलॉजिकल इश्यूज बयान कर देना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक अलग साइंस है। इनके पास इतना बड़ा ऑपरेटर्स है, मशीन है, हजारों की तादाद में पुलिस है, सिविल अथॉरिटीज हैं, मार्केट कमेटीज हैं, क्या नहीं है। लेकिन 1 रुपया किसी चीज की प्रोडक्ट की नीचे नहीं ला सकते। वो ऊपर ही ऊपर चली जाती है। लोग जाएंगे कहाँ? खुदकुशियां करेंगे जो कि कर रहे हैं, और कुछ करेंगे, क्राइम भी बढ़ेगा इससे। इन चीजों को, इनको कमर कस के कुछ रिजल्ट देने चाहिए। कोई एक कमोडिटी मुझे बता दें जिनकी कीमत इन्होंने नीचे। आज तो डॉलर भी ऊपर चढ़ा गया है वहां पे और मजीद। जी चलो, जी। डॉलर तो है ही है, वो तो एक और क्यामत की घड़ी है, एडिशनल क्यामत है। वो भी मैनेज नहीं हो रहा क्योंकि इतनी ज्यादा सोचा नहीं कि डिवेल्यूशन, जो पहली डिवेल्यूशन का जी। ये इफेक्ट है, जो पहले दिन कर दी थी 15%, 20%, 30, 50% के करीब तो डॉलर जो है वो डिवैल्यू हो चुका है। तो अब क्या करना है? इन चीजों के ऊपर गौर करें और फाइट बैक करें। ये छोड़ दें इनके सारी एनर्जी लगा लगा के शहबाज साहब को कुछ करवा सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे। मैं तो समझता है कुछ नहीं करवा सकेंगे, इसलिए दे आर वेस्टिंग देयर एनर्जी। और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा से हुकूमतें पॉपुलर नहीं रहती। जो ऑन ग्राउंड गरीब, अगर नून लीग का वोट आज भी है वो इसलिए है कि लोगों के काम किए गए, सड़कें बनाई गई, पुल बनाए गए और जॉब्स दिए गए, क्या क्या नहीं, एनर्जी का सेक्टर को इस तरह इम्प्रूव किया गया। कितनी एक एक सी चेंज आई
2-3 सालों में मेहनत करने के बाद। ये कुछ सी चेंज लेके आए ना, सिर्फ गिमिक्स जो है टेलीविजन के ऊपर चलाने से काम नहीं चलेगा, तकरीरों से ये काम नहीं चलेगा, ये अमल से काम चलेगा। जब ये ठीक। अमल करके दिखाएंगे, लोग कहेंगे जी वाह बहुत काम किया Means गया। we have to इसलिए focus on इलेक्शन जो है ना जी, governance बीडी and deliverance as well, both the things। मैं अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आती हूँ। जो गवर्नेंस की बात है, गवर्नेंस के इश्यूज का मामला, डिलीवरेंस का मामला, कि डिलीवर करना, प्रोजेक्ट्स नजर आना, वो चीजें, और महंगाई कम करना, आज तो डॉलर मजीद ऊपर चला गया है, ये सारे चैलेंजेस से आपको बहुत ज्यादा अलर्ट्स है, मतलब खतरात, खासतौर पे इसकी डेंजर अलर्ट तो यही है ना कि आपको इसी हवाले से थ्रेट सारे मौजूद हैं, क्योंकि जब आवाम आपसे मुतमईन नहीं होगी तो फिर पॉपुलर नहीं होंगे तो फिर वोट कैसे पड़ेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से मुझे भी एहसास है, और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को इस चीज़ का भी एहसास है कि बिलाशुबा महंगाई जो है वो बढ़ रही है। और इसमें कोई शुबा नहीं है कि दूसरी साइड पे अगर आप देखें कि आफ्टर कोविड जो दुनिया की मईशतों के इस वक्त हालात हैं, और जो दुनिया के अंदर महंगाई की सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि हम उस लेवल से बहुत नीचे हैं अभी भी। जो इस वक्त हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर है, जो आप जिसमें आप इंडिया जैसी मईशत को ले लें, आप बांग्लादेश को ले लें, आप नेपाल को ले लें, जो भी हमारे नेबरिंग एरिया के एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ की महंगाई की सूरत हाल को ले लें और हमारे कंट्री की ले लें। देखिए, इस वक्त जो दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि जो कमोडिटीज़ प्राइस हैं और जो इस वक्त ऑयल सीड्स की प्राइस हैं, इस वक्त 18 साल की बुलंद तरीन सतह पे वो पहुँचे हुए हैं। और यही वजह है कि जो हमारे डॉलर के ऊपर भी इस वक्त जो प्रेशर है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस भी इस वक्त हाई हैं और जितनी कमोडिटीज़ हैं उसकी भी हाई है, और हमें बहुत सारी चीज़ें बल्क में इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने चीनी की इंपोर्ट के लिए ऑर्डर्स दिए हैं, गंदम इंपोर्ट हो रही है, हर चीज़ के ऊपर तो प्रेशर आ रहा है। तो प्रेशर जाहिर बात है, हर चीज़ जो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो डॉलर्स में कर रहे हैं, और आमदनी के मुकाबले में बहरहाल जो हमारी एक्सपोर्ट है उसके मुकाबले में हमारी इंपोर्ट इस वक्त बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी वजह से डॉलर पे इस वक्त वाकई प्रेशर है। तो ये दो प्रेशर इस वक्त मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला हम आवाम के लिए बेहतर से बेहतर पैकेजेस भी देंगे, और उसके लिए रिलीफ के लिए भी फैसले हो रहे हैं। और अभी आज भी मीटिंग थी इस सिलसिले के अंदर, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी, स्पेशली महंगाई के खिलाफ। ठीक है, राना मकबूल साहब, आप अग्री करते हैं जो कह रहे हैं कि कोशिशों में लगी हुई है हुकूमत, और 4 ही कोरोना के बाद एक टिकल डाउन इफेक्ट तो आया है ना इकोनॉमीज के ऊपर ओवरऑल इन द वर्ल्ड? अल्लाह करे कामयाब हो। डिवैल्यूएशन का जो लॉजिकल रिजल्ट होता है वो होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाती हैं जी, क्योंकि आपकी चीजें सस्ती होती हैं, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन देखें, आप तो खुद परेशान होंगे ये सुन के, पाकिस्तान जो है, आप फूड ग्रोइंग कंट्री हैं, आप गंदम कहते हैं वो बम्पर क्रॉप हुई है, फिर अब गंदम को इंपोर्ट करना ये क्या मिजरी है। आप गन्ना ग्रोइंग एक्सपोर्ट करते थे, उसको इंपोर्ट करना ये क्या मैनेजमेंट है। यही बात जो मैंने गवर्नेंस की है ना, दिस इज वेरी अनइमेजिनेटिव गवर्नमेंट। एलएनजी जब $4 की मिलती थी उस वक्त ना लेना, जब 7 की मिलती थी उस वक्त ना लेना, जब वो 13 की मिलती थी फिर लेना, और फिर उसको सौदे को कैंसिल करना। आज 17 की ले रहे हैं, अगले महीने आप देखिए होता क्या है। ये गैस के फील्ड में कौन रोकता है इनके डिसीजन मेकिंग लेवल्स को कि ये टाइम पे उसको बुक करवाएं, $4 पे ले लें 7। अब ये बैठे देखते रहते हैं, कोई सोचते नहीं, या कोई और वजूहात है, कुछ हो सकता है तबकों के इंटीरियर मोटिव्स भी हों। यही तो मैं कह रहा हूँ कि देयर हैज टू बी ए क्राफ्ट इन गवर्नेंस। चीमा साहब की जरूर मानते होंगे अलग बैठ के कि ये हमारे जो साहब बस को कुशाद है, ये कर क्या रहे हैं। एलएनजी के लिए जो आप इस जख्म को आप मुंतमिल नहीं कर सकेंगे। आप देखेंगे सर्दियों में क्या होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका क्या हाल होता है। $4 की मिलती आप $17 की ले रहे हैं, और वो बढ़ जाएगी। वी आर परचेजिंग द कॉस्टलीस्ट एलएनजी इन द वर्ल्ड। क्यों ऐसे ही टाइम गुजार दिया, क्यों गुजार दिया? वो माफियाज होंगे जैसे वो कहा जाता है, वो माफियाज को गवर्नमेंट ने काबू करना है ना, कुछ और तो किसी ने नहीं करना है। व्हाट एक्शन हैव यू टेकन अगेंस्ट द माफियाज?
आप कहते रहते हैं माफिया, इस यही तो मैं कहता हूँ कि एज स्टूडेंट ऑफ दिस फिनोमिना कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुजमिल हो गई है और वो डिलीवर नहीं कर रही। उसकी वजह जो है वो पॉलिसीज ठीक नहीं है, और एक स्किल होती है एडमिनिस्ट्रेशन की जिसमें सुपरवाइजरी मैनेजरियल लेवल जो है वो काम लेते हैं, वो सारे कल पुर्जे जो हैं वो रस्ती हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे। ये तो एक बड़े रिन्यू डिटर्मिनेशन के साथ इनको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और अपनी मशीनरी को ऑयलिंग ग्रीजिंग करके चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलते तो फिर देखिए, इलेक्शन जीतना मकसद नहीं है, वो होगा, हर पार्टी का होता है, लेकिन अवाम उन्नास का, गुरबा का, बीमारों का, दुखियों का, ये तो हम सारे अल्लाह के सामने जवाब दे हैं, खुदा के लिए। इसलिए सब तड़पते हैं, ये भी तड़पते होंगे, इनके सारे साथी रिश्तेदार दोस्त सब तकलीफ में हैं। ये नहीं कि पीटीआई के लोग मजे ले रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं जो इंटरव्यूज आते हैं, सारे वोटर बेचारे पीटीआई के। जी। इसलिए ये डेमागोगरी ना करें, काम करके दिखाएं। अभी इनके पास साल 1.5 साल है, अगर कर सकते हैं तो करें। ठीक है। वरना ये जो चीमन साहब कह रहे हैं, ये शरीफ आदमी है, वफादार आदमी है, ये करते हैं बात बात बीच की बात का इनको पता है। ठीक है अकरम चीमा साहब, वन लास्ट कमेंट जो कि उन्होंने कहा कि माफियाज को नहीं कंट्रोल कर पाए आप लोग और सारी चीजें, ये सबसे बड़ा आपका चैलेंज है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें माफियाज वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हालात इतनी तेजी से ऊपर नीचे हुए हैं दुनिया के अंदर कि साबका जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर उसकी मिसालें नहीं मिलती। और देखिए, राणा साहब ने अभी बात की एलएनजी के बारे में। देखिए, एलएनजी का पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, कि आपके पास कोई ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी एलएनजी सेक्टर के अंदर मौजूद नहीं है कि आप सालों का या महीनों का स्टॉक मंगा के जिस वक्त सस्ती हो और उस वक्त उसको रख लें। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मैं समझता हूँ कि एलएनजी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उसके अंदर हुकूमत का किसी किस्म का कोई हाथ नहीं होता। वो जो बॉडीज़ हैं और जो इदारे हैं जो ये बिज़नेस करते हैं, ये सब उनके इख्तियार में है और वही इसका फैसला करते हैं मंगवाने या ना मंगवाने का। तो इसके अंदर ऐसा हुकूमत का कोई इस तरह का हाथ नहीं है या हुकूमत की किसी बॉडी का कोई इस तरह का हाथ नहीं है कि उनका कसूर, अगर उनके ऊपर कसूर डाल दिया जाए कि जी आपने ये काम नहीं किया। ठीक है। और दूसरी जो इस वक्त गैसेस की जो पोजीशन है, मेरी अभी थोड़े दिन पहले हमाद अजहर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और मैं उनके पास बैठा हुआ था। गुज़श्ता तकरीबन 5 साल के अंदर हमारी जो इंटरनल हमारी जो प्रोडक्शन थी गैस की, उसके अंदर तकरीबन 30% जो है वो कमी आ चुकी है। 30% से ज़्यादा जो हमारी कमी आ चुकी है। और इसी 4-5 साल के अरसे में जो इजाफा हुआ है इंडस्ट्रीज के अंदर जो खपत के अंदर इजाफा हुआ है वो अलग है। तो वो भी एक फैक्टर है इस एलएनजी और गैस के सेक्टर के अंदर, ठीक है, जिसको आप को कंसीडर करना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है अकरम चीमा साहब, बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब आपका, सेंटर राना मकबूल साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम के टाइम मुझे इख्तिताम करना है क्योंकि वाइडअप की तरफ जाना है, टाइम हो गया है पूरा। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान निदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।